बगा सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। इट्स गुड टू हैव यू सर। एक बड़ा डेवलपमेंट या हेडलाइन मेकर तो ट्रम्प साहब ही रहे हैं। फाइनली 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। उनके संबोधन पर खास तौर से नज़र थी कि वो क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कैंपेन में उन्होंने सबको हिलाकर रखा था। अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अभी टैरिफ को लेकर कुछ भी नेगेटिव नहीं कहा, जो कि एक अच्छी बात रही। लेकिन अब क्या लग रहा है सर, मार्केट्स में तो छुट्टी थी, अब अमेरिकी मार्केट्स खुलेंगे। अब जब वो राष्ट्रपति बने हैं और जिस तरह की उनकी तरफ से हमने वक्तव्य अब तक आते हुए देखा, क्या अमेरिकी मार्केट्स एक तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं? आपका क्या व्यू बन रहा है मार्केट्स पे? जी नेहा जी, देखें तो उम्मीद पर ही सारे एक्शन हुए। केवल जो चेंज आया वो टैरिफ्स में उन्होंने कहा कि स्टडी करेंगे। तो पहले तो मार्केट्स उछले जब उन्होंने कहा कि टैरिफ्स अभी नहीं। बट फिर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साथ ही चल रही थी, जब ओवल ऑफिस में वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स नंबर 2 साइन कर रहे थे, सेकंड सेट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, तब उस टाइम पे उन्होंने कहा कि कनाडा और मेक्सिको पे 1 फरवरी तक का हम डिसीजन लेंगे, टैरिफ लगाने हैं या नहीं, और हो सकता है 25% टैरिफ लगाएं। चाइना पे उन्होंने कहा कि हमें स्टडी करने की जरूरत है, और यूनिवर्सल टैरिफ जिसके पलड़े में भारत भी आ जाता, 10% का जो टैरिफ हर इंपोर्ट पे लगाने की बात थी, उसमें उन्होंने कहा कि अभी नहीं, ये अभी हम स्टडी करेंगे। तो ये जो 1 फरवरी की इन्होंने डेडलाइन दी कनाडा और मेक्सिको के लिए, इससे थोड़ा मार्केट्स विचलित हो गए, और हमने देखा डॉलर स्ट्रांग हुआ और एशियाई बाजार थोड़े हल्के होने शुरू हुए, क्योंकि पहले लगा था कि स्टडी करेंगे, और जैसे इनके सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो संभावी हैं, उन्होंने कहा था कि ग्रेजुअली हम टैरिफ्स लाएंगे, एकदम से शॉक ट्रीटमेंट नहीं देंगे इकोनॉमी को। तो मार्केट सोच रहा था कि शायद ये ज्यादा पलड़ा जो मोर सुलझे हुए लोग हैं उनका हो गया, और ये रिटोरिक नहीं रहेगा कि पहले दिन टैरिफ लगाइए। बट फिर अगर सिर्फ ये 10 दिन के लिए पोस्टपोन हुआ है, उससे थोड़ा सा मार्केट्स में हमने देखा एक नरमी आई। तो ये टैरिफ काफी सेंट्रल रहेंगे पूरे मार्केट की अगली चाल के लिए, क्योंकि टैरिफ से फिर रिटेलिएटरी ट्रेड वॉर होती है, उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आता है, घरेलू इन्फ्लेशन अमेरिका की, और फिर चाइना डंपिंग शुरू कर देता है बाकी देशों में। अगर उसका माल इतना तेजी से नहीं बिकता अमेरिका में, हमने 2018 से 2020 में देखा था कि चाइनीज गुड्स फिर बाकी देशों में आने लग गए, जिससे भारत के एक्सपोर्ट्स में भी हानि होती है, और हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी हम देखते हैं चाइनीज गुड्स ज्यादा आने लग जाते हैं। अच्छा बगा सर, यूएस मार्केट्स के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन हमारे मार्केट्स में एफआईआईज की बिकवाली है। इसको लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है। तो अब हमारे मार्केट्स के लिए वो कौन से महत्वपूर्ण क्यूज होंगे, क्योंकि अब देखिए बजट की भी यहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो गई है। एफआईआईज वापस कब आएंगे? कौन से ट्रिगर्स, कौन से ऐसे इवेंट्स या खबर है जिसका इंतजार है, जिसके बाद इनकी घर वापसी या कह सकते हैं कि भारत वापसी दिखाई देगी? जी, बहुत अहम सवाल है हमारे मार्केट्स के लिए, क्योंकि कंटिन्यूड सेलिंग है एफआईज की, और शॉर्ट पोजीशंस डेरिवेटिव्स में भी काफ़ी हाई हैं, जो मार्केट को नीचे रख रहा है। तो एफआईज का माहौल कब बदलेगा? एक है कि जो ये डॉलर स्ट्रेंथ है, वो थमनी चाहिए। तो 110 111 के करीब डॉलर इंडेक्स ने क्या एक स्थायी तौर पे टॉप बना लिया है, और यहाँ से धीरे धीरे नीचे जाएगा, ये हमें देखना है। 100 तक डॉलर इंडेक्स आता है, तो हम देखेंगे कि बहुत बड़ा एक ट्रिगर हो जाता है इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के लिए। दूसरी जो बात है वो है कि ग्रोथ क्या है, क्योंकि यूएस की ग्रोथ काफी दमदार है। तो अगर हमारी नॉमिनल ग्रोथ अच्छी दर्शा रहे हैं हम, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छा दर्शा रहे हैं, तब हम देखेंगे कि रुझान बढ़ेगा। नहीं तो अगर आपके 4 सवा 4% मनी मार्केट फंड्स में बन रहे हैं अमेरिका में, रिस्क फ्री, और अमेरिकन इक्विटीज में पिछले 2 साल 20% से ज्यादा डॉलर टर्म्स में बने, तो 5.5% डॉलर टर्म वाले भारतीय मार्केट में पैसा आना मुश्किल हो जाता है। तो ये दूसरी बात रहेगी। तीसरा, यूएस के बॉन्ड यील्ड्स कहाँ जाते हैं, और ये सब
काफी हद तक यूएस बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर लेवल, ईएम फ्लोज, ये बहुत कोरिलेटेड होते हैं नेहा जी। तो बॉन्ड यील्ड्स तभी नीचे जाएंगे जब फेड रेट कट करेगा। फेड कब रेट कट करेगा? जब इकोनॉमी को जरूरत हो। यहाँ इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, तेजी से बढ़ रही है इकोनॉमी, तो रेट कट करने का जो स्पेस है फेड के लिए वो है नहीं। उल्टा उनको डर है कि ट्रम्प के पॉलिसी से इन्फ्लेशन ना बेकाबू हो जाए फिर से। तो इस सब के चलते फेड जल्दी में नहीं है रेट कट करने के। उसके कारण बॉन्ड यील्ड्स फिर बढ़े रहते हैं। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मनी मार्केट में मिल रहे हैं रिस्क फ्री तौर पे। फिर आपको बाहर पैसा लगाने में जो इंक्रीमेंटल पैसा है उसमें हिचक हो जाती है। तो ये जो मार्जिनल पैसा टर्न होना है और भारतीय मार्केट्स में आना है, उसके लिए ये दो तीन चीजें बहुत अहम है। एक डोमेस्टिक है कि हमारा इकोनॉमी में दमदार ग्रोथ हो और हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रो करें, जो अभी थोड़ा म्यूटेड है। दूसरा है कि डॉलर कहाँ जाएगा और बॉन्ड यील्ड्स कहाँ जाएंगे अमेरिका के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें फेड का भी काफी अहम एक योगदान रहता है कि फेड कब रेट कट करेगा। ये ट्रम्प साहब के एजेंडे में भी था कि महंगाई पर पूरी तरह से वार करेंगे और जो कच्चा तेल है उसका उत्पादन बढ़ाएंगे। ड्रिल बेबी ड्रिल, ये इनका कैंपेन रहा है। तो सर अब बताइए, क्या वाकई में कच्चे तेल की कीमतें टॉप आउट हो गई, अब सस्ती होंगी और फिर यहाँ से इनका जो महंगाई का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा? आगे आप कैसी संभावनाएं देख रहे हैं? देखिए, तेल की कीमत में एक जियोपॉलिटिकल प्रीमियम रहता है, तो ये इजराइल हमास के चलते वो थोड़ा सा घटा और हमने देखा जो 82 तक ब्रेंट जा रहा था 80 तक आ गया। अब यहाँ से गिरने के लिए डिमांड सप्लाई की ज़रूरत है। और वो हम देख रहे हैं कि चाइना में जो है डिमांड अभी भी कम है। वो क्या स्टिमुलस लाते हैं, उनका नव वर्ष आने वाला है, उसके बाद उम्मीद है कि मार्च तक नेक्स्ट चाइना स्टिमुलस आएगा, वो तय करेगा। ट्रंप के जो अनाउंसमेंट है उनको आपको 3 से 5 साल के नजरिए से देखना है, क्योंकि आज वो परमिट देते हैं। ये नहीं है कि तेल निकलना कल शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट करनी होती है, एक्सप्लोरेशन करनी होती है, वेल बनाना होता है, फिर पाइपलाइन लगानी होती है। वो तेल जाएगा कहाँ पर? ट्रकों में भर के तो जाता नहीं तेल इस तरह से। तो ये काफी चीजें होंगी इसमें। तो ये 3 से 5 साल का नजरिया है। सेंटिमेंटल बूस्ट जरूर है, बट इससे बड़ा बात होगा अगर ट्रंप वेनेजुएला के साथ करार कर ले। फॉर एग्जांपल, वेनेजुएला के पास दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेल के रिजर्व्स हैं। अगर वेनेजुएला से करार हो जाता है और वहां पे अमेरिकन कंपनीज को अलाउ कर दें, वहां भंडार तैयार हैं करने के लिए। दूसरा, ईरान से अगर करार हो जाता है तो ईरान जो 35 लाख बैरल, 3.5 मिलियन बैरल दिन के बना रहा है, वो 1 आध मिलियन बैरल और डाल सकते हैं। 1980 के बाद ईरान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है तेल में। तो जो शाह के टाइम का चल रहा था सारा प्रोडक्शन फैसिलिटी, वही चल रहा है। और एक्सप्लोरेटरी और एक्सट्रैक्शन के तौर पे ईरान से कुछ नहीं आया। तो ये दो है, बट वो थोड़े दूर की बात है। इमीडिएट क्या है? पुतिन से अगर हाथ मिला लेते हैं और रशियन सैंक्शंस हटा देते हैं, तो 10 मिलियन बैरल दिन के, 1 करोड़ बैरल दिन के मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। तेल का बाजार बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो अगर इन्फ्लेशन को ट्रंप ने काबू में करना है, मैं कहूंगा पुतिन से हाथ, और साथ में अगर वो रशियन सैंक्शंस हटा दे, रशियन तेल और गैस फ्रीली अवेलेबल हो जाए यूरोप में, फिर से आप देखेंगे बड़ी तेजी से तेल और गैस की कीमतें गिर जाएंगी और इन्फ्लेशन की जो महामारी है दुनिया भर के लिए, वो काफी हद तक टल जाएगी।